अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। आज के दिन आप प्रोग्राम आपके सवाल देखते होते हैं, लेकिन आज मैं ऑफ कैमरा स्टोरी इसलिए आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद जो प्रोग्राम को शुरू करने का था आपके सवाल में कि आपके जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसद या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच है तो उसका तोड़ कैसे किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उनको फ़ायदा भी हुआ। और बहुत सारे लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे वो सिलसिला आपका उसी तरीके जारी रहेगा, लेकिन अब क्योंकि तादाद लोगों को कम हो गई है सवाल पूछने वालों की, सो अब मैंने ये सोचा है कि एक हफ्ते इसी दिन ऑफ कैमरा स्टोरी में सुनाया करूँगा और नेक्स्ट वीक आपके सवाल प्रोग्राम में आपके सवालों का जवाब दूंगा। सो आप अपने सवाल जो पूछ रहे हैं मुझसे, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा हुआ है और मज़ीद जो भेजना चाहते हैं उसी तरीके मुझे भेजिए। इंशाल्लाह मैं आपके अगले हफ्ते यानी कि मंगल वाले दिन मैं आपके तमाम सवालों का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और इस हफ्ते मैंने मैक्सिमम जितने लोगों की कॉल सुन सकता था, क्योंकि मैंने कहा था मैं हफ्ते के हफ्ते आपकी कॉल्स भी सुना करूंगा। सो जो मेरा नंबर है 00923136655500, इस नंबर पे आप लोग भी मुझे हफ्ते वाले दिन कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो लोग जिनकी इमरजेंसी है वो मुझे कॉल कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी कॉल सुनूंगा और आपसे बात ज़रूर करूंगा। सो एक हफ्ते आप कैमरा स्टोरी मंगल वाले दिन और एक हफ्ते आपके सवाल जितने भी हैं उनका जवाब दिया करूंगा। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम आप अगले हफ्ते देखेंगे। आप लोग भी अपने सवाल भेजिए, उसको ऐड करूंगा। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियां दे। नाज़लीन या नाज़नीन कहें, उन्होंने कहा कि हम इसको अफ़गानिस्तान में नाज़नीन बोलते हैं, आप नाज़लीन भी कह सकते हैं। सो नाज़नीन या नाज़नीन, इनके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका। बहुत प्यार दिया इन्होंने मुझे। इनकी अम्मी से भी मेरी बात हुई, वो अफ़गानिस्तान से हैं और ट्रांसलेशन की उन्होंने मेरे लिए, और उन्होंने कहा कि ये मेरी सच्ची कहानी है और मेरी बेटी आपको सुना देती है, सो आप इसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। सो ये कहानी जो मुझे भेजी की है ये है काबुल अफ़गानिस्तान की एक सच्ची कहानी। इसमें में जो नाम है वो भी मैंने रियल ही रखे हैं। उन्होंने जिस तरह कहा है उनको चेंज नहीं करने जा रहा। तो उनकी वालदा का नाम है, नाज़नीन की जो बहना है उनकी वालदा का नाम है उम्मा जान, और इसमें एक और उनकी मुमानी है जिनका नाम है पश्तून गुल। ये उन दोनों की कहानी है। क्योंकि भेजी मुझे नाज़नीन ने है, इसलिए उनकी जो वालदा है उम्मा जान, अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियां दे, लंबी उम्र दे, आज हयात हैं। बहुत सारे उनकी ज़िंदगी में वहाँ पे वाक़यात हुए, लेकिन उनमें से जो दो वाक़े उन्होंने मुझे सुनाए हैं मैं वो सुनाने जा रहा हूँ। उम्मा जान उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी, जवान थी। उनके वालिद साहब के पास कोई 3 एकड़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वो ख्वाहिश रखते थे कि वहाँ पे कब्रिस्तान बनाएं, 14 सालेहीन के नाम से। लेकिन उनके बेटे ने कहा कि ये वाली जो जगह है पहाड़ों के बीचों बीच, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है काबुल में, आप एक काम कीजिए, ये जो आप कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं इसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ मैं मकान बना लेता हूँ, जगह तो हमारे पास और है, वहाँ पे हम कब्रिस्तान के लिए जगह वक्फ कर देते हैं। और वालिद ने ऐसे ही किया। आज भी काबुल में कब्रिस्तान मेरे ख्याल में मौजूद है जिसका नाम है शुहदाए सालेहीन। पहले वो किसी और जगह पे बनाने लगे। तो सो उनके भाई ने, उम्मा जान के भाई ने, वो जो एक 3 एकड़ का रकबा था 5 बहन भाइयों में तकसीम किया, और उनके हिस्से में जो टुकड़ा आया वहां पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक किला नुमा, पुराने वक्तों की बात है, किला नुमा एक घर बना लिया। बहुत ही खूबसूरत, आलीशान, ऊंची ऊंची दीवारों वाले जिस तरह किले होते थे वहां पे किला बना लिया। उम्मा जान बताती हैं कि चांद रात थी, नींद नहीं आती खुशी से। सुबह ईद होती है तो ईद की खुशियां उन दिनों में क्या ही बात होती थी, मुझे खुद भी याद है। हम लोग चांद रात को सोते नहीं थे खुशी से कि सुबह ईद है। अब पता नहीं खुशियां कहां चली गई हैं। वो कहती हैं रात के कोई 12 बजे का टाइम था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ के ऊपर वाले पोर्शन के टेरेस जो था वहां पे आके खड़ी हो गई। चांद को वो देख रही थी कि आज ये नजर आया है तो इसीलिए चांद रात है और सुबह हम ईद मनाएंगे। 12 बजे के टाइम जहां हर तरफ खामोशी, बिल्कुल घुप अंधेरा, और
चांद जो पहली का निकला होता है, जिस पे हम चांद रात जिसको कहते हैं, उसकी रोशनी भी इतनी नहीं होती, लेकिन वो जो खाली सामने प्लाट था वहाँ पे उन्होंने लाइटिंग ज़रूर की हुई थी ताकि रात के टाइम कोई इस तरह का वाक़या ना हो। किले के साथ ही वो एरिया था, उनके घर के साथ, तो वहाँ पे भी रोशनी ज़रूर फैली हुई थी जो उन्होंने लाइटें की हुई थी। वो कहती है मैं खड़ी उस चांद को तक रही थी और कुछ सोच रही थी कि मेरे कानों के अंदर एक ऐसे म्यूज़िक की आवाज़ आई जो अमूमन शादी ब्याह के मौके पे बजाया जाता है। हर मुल्क के अंदर शादी ब्याह पे एक ख़ास किस्म का, एक ख़ास अंदाज में म्यूज़िक बजाया जाता है, और उस वक्त भी एक ख़ास अंदाज में म्यूज़िक बजता हुआ उसके कानों ने सुना। एक इंसान जब अकेला कहीं खड़ा हो अंधेरे में और जब उसके कान इस तरह का म्यूज़िक सुने तो फौरी तौर पे वो मुतवज्जो होता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। और उन्होंने जब नीचे उस खाली ग्राउंड की तरफ देखा तो जो खाली प्लाट था, किसी बहन भाई के हिस्से में था, अभी तक मकान नहीं बना था, तो वहाँ पे एक ऐसा मंजर था, कहती हैं कि मैंने देखा एक बारात है जिसमें आगे आगे बैंड बाजा बजाते हुए बहुत सारे ड्रेसेस पहने हुए, जिस तरह 11-12 लोग होते हैं बैंड बाजा बजाते हैं, उन्होंने वर्दियाँ ख़ास किस्म की पहनी होती है, वो आगे आगे थे और उसके पीछे पूरी एक बारात आ रही थी, और जो आगे आगे बैंड बाजा बजा रहे थे उनके पीछे दूल्हा दुल्हन और उनके जिस तरह रिलेटिव इकट्ठे होते हैं वो आ रहे थे। उनको पहला झटका ये लगा कि रात के 12 बजे एक शादी, और वो भी इस खाली ग्राउंड में, लेकिन उससे ज़्यादा उनके छठी हिस्स ने जो उनको कहा, और एकदम से वो अलर्ट हो गई कि ये शादी नहीं है, क्योंकि वो जितनी भी बाराती थे उनके छोटे छोटे कद थे, वो सारे बोने थे। किसी भी एक जी शऊर इंसान को एक ऐसी बारात नजर आए जिसमें सबके सब कद बहुत छोटे हों तो वो अलर्ट हो जाता है, या अल्लाह ये क्या माजरा है। अभी वो इस बात को सोच ही रही थीं और उसी तरफ देख ही रही थीं, और दिल की धड़कन जो उनकी तेज हो चुकी थी उस टेरेस पे खड़ी उस लड़की की जो नीचे उस बारात को देख रही है, जो आगे बैंड बाजा बजा रहा है, पीछे दूल्हा दुल्हन छोटे से कद के, और उसके पीछे उसी तरह सारे बाराती हैं जिनके छोटे छोटे कद हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। जब तक उनके दिमाग ने यह बात समझी कि ये कोई इंसान नहीं हो सकते रात के इस पहर, और वो भी हमारे इस प्लाट में जिनके सब के सब कद ही बहुत छोटे हैं, और उनका दिमाग उनको अलर्ट कर रहा था हो ना हो ये कोई और मखलूक है, तो इससे पहले कि वहाँ से भागती, कोई चीख मारती हैं, किसी को आवाज़ देती, तो उनकी आंखों ने वो मंजर देखा कि वो सब की सब बारात उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। वो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, आंखें चांद को देख रही थीं, कानों ने म्यूजिक सुना, और म्यूजिक जैसे ही कानों तक पहुंचा तो आंखें म्यूजिक को ढूंढते हुए उस प्लाट तक पहुंची, और उस प्लाट पे निगाह पड़ी तो एक पूरी बारात, और इंसान जो डर रहा है, समझ रहा है या अल्लाह क्या माजरा है, और जैसे ही समझ आती है ये कौन है, ये इंसान नहीं हो सकते, तो उसी लम्हे वो आंखों के सामने गायब हो गए। वो डरती हुई, भागती हुई, कांपती हुई अपने कमरे में पहुंची। उनको ये यकीन जो पहले भी था कि मेरी आंखें जो देख रही हैं ये धोखा नहीं खा रही, ये वजूद हैं, सामने मौजूद हैं, मेरा वहम नहीं है, और उन्होंने गायब होकर जब दिखाया तो और 100% यकीन हो गया कि ये इंसान नहीं, कोई जिन ही थे। और उनकी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या नहीं था, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए, क्योंकि वो जो प्लाट अब खाली पड़ा था, जहाँ पे उन्होंने अपना घर तो बना लिया था, पहाड़ों के बीचों बीच एक खूबसूरत जगह, तो वहाँ पे पता नहीं वो मखलूक कब से आबाद है। मैं हमेशा कहता होता हूँ पहाड़ों में, जंगलों में, वीरानों में यह मखलूक आबाद होती है, और पहाड़ों की उनके भाई ने वो जो लोकेशन चूज़ की थी अपने लिए, वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। तो ये कैसे हो सकता है वहाँ पे जिन्नात ना रहते हों। तो उस घर के अंदर उनको बेइंतहा वहाँ पे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में इस तरह चलते रहे। दूसरा वाक़या जो उनकी ज़िंदगी में हुआ, उनके भाई की जब शादी हो गई तो वो उनका जो ससुराल था, सॉरी मामू की, उनके मामू की जो वाइफ थी मोमानी उनकी, उनका वो जो ससुराल था कोहे दामन में, वो वहाँ पे गई हुई थी। मोमानी उनके साथ बैठी हुई थी
और उम्मे जानू के साथ लॉन में बैठे शरारतें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, टोटल 3 लोग थे। उम्मे जान के अलावा उनकी मुमानी और तीसरी मुमानी की वालदा उस घर में थी। वो दोनों गपशप कर रही थीं, हंसी मजाक कर रही थीं कि उनके घर के अंदर खातून दाखिल हुई जो उनकी मिलने वाली थी, जान पहचान वाली थी उनकी मुमानी की। तो वो जैसे ही दाखिल हुई तो उसने पूछा कि आपकी वालदा कहाँ है। तो उसने इशारा किया वो अपने कमरे में। तो वो सीधी उनके कमरे की तरफ चली गई। साथ ही पीछे पश्तून गुल जो उनका नाम था वो मुस्कुराना शुरू हो गई। उम्मा जान ने पूछा, क्या हुआ है, आप किस बात पे मुस्कुरा रही हैं? उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, माँ का पूछा और अंदर चली गई। तो पश्तून गुल बोली, ये वो खातून है जो अक्सर कहती होती है कि मेरे अंदर जिन है और जिनों की हाजिरी हो जाती है, तो ये डराने की कोशिश करती होती है, तो मैं अक्सर इस पे हंसती होती हूँ। तो उम्मा जान, जिनको वो बहुत सारे वाकयात याद थे, जिन्होंने बारात भी अपने घर में देख रखी थी, तो उन्होंने पूछा, क्या आपको जिनों पे यकीन नहीं है? तो पश्तून गुल बोली, कौन से जिन, कहाँ के जिन? मैं किसी जिनों को नहीं मानती, ये सब ऐसी ही बातें बनी हुई हैं डराने के लिए, कोई जिन भूत नहीं होता, सब झूठ है। तो इतनी देर में वो खातून जो दावेदार थी कि मेरे अंदर जिन रहता है, कमरे से बाहर निकली और उसके बाहर निकलते ही चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो कह रही हो कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। और वो पश्तून गुल की तरफ कुछ देर टिकटिकी बांधे खड़ी दूर से देखती रही। पश्तून गुल के चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट थी, लेकिन उम्मा जान अब सीरियस हो चुकी थी कि वो औरत जो दावेदार थी कि उसके अंदर जिन की हाजिरी होती है, अब वो खड़ी दूर देख रही थी, पश्तून को घूर रही थी। लेकिन पश्तून अभी भी इस तरह मुस्कुरा रही थी कि क्या देख रही हो, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। आहिस्ता आहिस्ता वो खातून चलना शुरू हो गई। जिस तरफ ये दोनों बैठी हुई थी उसी तरफ आना शुरू हो गई। वो जैसे ही पहुंची पश्तून गुल को उसके करीब पहुंच के थोड़ी देर देखने के बाद जब वो बोली तो उसके अंदर एक औरत नहीं, कोई और बोल रहा था। क्योंकि जिस वक्त वो दूर खड़ी देख रही थी, शायद उस वक्त उसके अंदर हाजिरी हो चुकी थी। तभी वो जो भी अंदर था उसको पता लग गया था कि मेरे मुतल्लक बात हो रही है और मेरे मुतालिक ना सिर्फ बात हो रही है बल्कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए वो चलता हुआ जो औरत के वजूद के अंदर था उनके करीब आ गया। कुछ देर टिकटिकी बांधे वो पश्तून गुल को देखता रहा और फिर बोला उस औरत के अंदर से, तू हम पे हंसती है, हमारा मजाक उड़ाती है, तुझे यकीन नहीं है हम कौन हैं, तू हम पे बिलीव नहीं करती, तुझे हमसे डर नहीं लगता? डर हमसे, वरना बहुत पछताएगी, इतना डरेगी कि जीना मुहाल हो जाएगा। डर। अब वो जो उसके चेहरे पे पश्तून गुल के मुस्कुराहट सी थी, वो मुस्कुराहट थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अब भी लग यही रहा था अंदर ही अंदर अब वो हंस रही है। लेकिन एक एहतरामन कि वो एक बूढ़ी औरत है, बड़ी है, तो एहतरामन कहीं मेरी मुस्कुराहट गुस्ताखी तस्वुर ना हो। एक जो बुजुर्गों का एहतराम होता है तो उसका चेहरा बता रहा था कि बुजुर्गों के एहतराम में वो सिर्फ अपनी मुस्कुराहट को गायब कर रही है, वरना अंदर से अभी भी हंस रही है कि क्या बातें कर रही हो, क्यों मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मैं नहीं डरती, लेकिन क्योंकि तुम एक बुजुर्ग हो इसलिए मैं रेस्पेक्ट में खामोश हो रही। उसने कहा, उठ जा, हमारे लिए चाय बना के ला, हम तेरी हाथ की चाय पिएंगे और फिर यहां से चले जाएंगे। अब क्योंकि वो बुजुर्गों के एहतराम में, कि उसको पता था कि कोई जिनशी नहीं होता, ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है, अपनी आवाज को बदल के अंदर से मर्द की आवाज पैदा करके गले को इस तरह बना के जैसे कोई अंदर से मर्द बोल रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं नहीं डरती। घर का एक लॉन जिसमें शाम ढल रही है, 3 लोग मौजूद हैं, एक कुर्सी पे उम्मा जान बैठी और एक कुर्सी पे पश्तून गुल।
और सामने खड़ी वो खातून जो अब जिसके अंदर हाजिरी हो चुकी है, और जो भी उसके अंदर रहता है वो अपनी आवाज़ में उनसे मुखातिब है। एक कुर्सी पे बैठी उम्मा जान डर रही है कि जो कुछ भी हो रहा है सच है, वो इन बातों पे बिलीव करती है, आंखों से देख चुकी है। और दूसरी अपनी कुर्सी पे बैठे अभी भी अंदर हंस रही है। किसको डरा रही हो? कौन सा जिन, कहाँ का जिन? कोई जिन शिन नहीं होता। और जब ऊपर से जिन ने चाय की फरमाइश कर दी तो उसने कहा बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूं। इशारा किया उम्मा जान को कि आओ इकट्ठे चाय बना के लाते हैं। वो खातून वहां पे बैठ गई कुर्सी पे, और उम्मा जान और पश्तून गुल किचन में चली गई। किचन में दाखिल होते ही पश्तून गुल ने एक और बड़ा सा कहका लगाया, जैसे उसकी हंसी मुश्किलों से जो उसने रोकी हुई थी, अंदर दबाई हुई थी, खुल के बाहर आ गई। और वो हंसते हंसते बेहाल हो गई कि देखा कैसे ड्रामे कर रही थी कि जिन की हाजिरी हो गई है, कि उसके अंदर जिन बोल रहा है, मुझे डराने की कोशिश करी है। उसको पता ही नहीं है मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूं, क्योंकि जिन शिन तो होते नहीं है, और अंदर से इस तरह की बातें कर रही है। तो उस वक्त उम्मा जान बोली, लेकिन जो हम बातें कर रहे थे वो तो उस वक्त नहीं थी, तो उसको कैसे पता लग गया कि हम ये बातें कर रहे हैं? जो उसने आते ही हमारे करीब ये कहा कि हंस रही हो मुझ पे, तुम्हें यकीन नहीं है हमने, उसको कैसे वो बातें पता लग गई? तो साथ ही वो पश्तून गुल बोली, वो वहीं खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, हम ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, आहिस्ता थोड़ा बोल रही थी, हमने उस तरफ देखा नहीं था, वो छुप के वहां पे खड़ी सुन रही है, सामने नहीं थी, लेकिन वहां तक आवाजें जा रही थी, वो सुन रही थी। जब उसने सारी बातें सुन ली तो वो वापस अपने घर की तरफ जाने के बजाय सीधी इधर आ गई कि हमें चलो थोड़ा सा डरा ही ले, और डरा के वापस चली जाए। तो हमें डरा रही है, बाकी वो बुजुर्ग है, मैं उसके एहतराम में, मुस्कुराहट तो मेरे चेहरे पर गायब होगी उनके एहतराम में, लेकिन अंदर तो मैं हंस रही थी कि ये क्या मुझे डराने की कोशिश करेगी। इतनी देर में बातें करते हुए चाय भी बन गई, और वो दोनों चाय लेके सीधी उस खातून की तरफ पहुंच गई। अब वो चाय तो पी रही थी, लेकिन टिकटिकी बांधे अभी भी पश्तून गुल को और उम्मा जान को देख रही थी, जैसे कह रही हो कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरा मजाक उड़ा के, बहुत बुरा किया है तुमने। एक आवाज आती थी तो सिर्फ चाय का सिप लेते हुए हल्की सी चाय पीने की आवाज। उम्मा जान बिल्कुल अब खामोश हो चुकी थी। पश्तून गुल ने भी चेहरा तो नीचे कर लिया था, लेकिन अभी भी वो बजिद थी कि ये चाय पिए और जाए यहां से। उम्मा जान की आंखों ने देखा कि पश्तून गुल जो चेहरा नीचे करके बैठी थी, एकदम उसने चेहरा ऊपर किया और सीरियस थी, वो अब हंस नहीं रही थी। उसने उस खातून को देख के कहा, अगर आप जिन हैं और इस वक्त मेरे लॉन में मौजूद हैं, तो कोई निशानी तो दीजिए ताकि मुझे भी यकीन आ जाए कि आप जिन हैं। और इस वक्त मेरे सामने जो औरत बैठी हुई है उसके अंदर वाकई हाजिरी हुई है और कोई जिन आया हुआ है, कोई ऐसा सबूत दें कि मैं भी मान जाऊं। उसका लहजा, उसका सवाल इस बात की गवाही थी कि अब वो उतर आई है इस बात पे कि मैंने आपका एहतराम किया इसलिए खामोश होगी, कहका बंद कर दिया, मुस्कुराना बंद कर दिया, लेकिन अब मैं आपको कह के रहूंगी कि ये ड्रामेबाजी मेरे आगे नहीं चलेगी। कोई जिन शीन नहीं है, आप किसको डराने की कोशिश करिए? उसने कहा जिन है तो कोई निशानी दीजिए। वो औरत उसी तरह उनकी दोनों की आंखों में टिकटिकी बांधे देखती रही और बोली, जा वो जो सामने पर्दा है हटा उसको और जो कुछ भी है लेके आ। ये चंद सेकंड्स की ही बात थी। जब उसका सवाल मुकम्मल हुआ पश्तून गुल का कि निशानी दो अगर जिन हो तो कुछ सेकंड वो खामोशी से बैठ के उनको देखती रही, और उसी लम्हे सिर्फ उसने आंखें बंद की और आंखें खोल के कहा, जा वो सामने पर्दे के पीछे जो कुछ भी है लेके आ। पश्तून गुल वहां से उठी और सीधे उस सामने जो एक पर्दा लगा हुआ था उसके पास गई, पर्दा हटाया तो उसके पीछे जो चीज रखी हुई थी वो धनिया था। सब्ज धनिया। जब सालन पका दिया जाता है तो उसमें धनिया काट के डाला जाता है। एक खुश्क धनिया होता है, एक सब्ज धनिया होता है खुशबू के लिए।
तो वो सब्ज धनिया एक गुठली सी बनी रखी हुई थी, वो उठा के ले आई और उसने हाथ में पकड़ के उसको दिखा के कहा, ये क्या है? उसने कहा, जो तुमने निशानी मांगी है ये वही निशानी है। तो वो हैरान हुई आगे से और इस तरह के चेहरे पे एक्सप्रेशन दे के बोली कि निशानी में ये धनिया क्यों? जिस सिटी में वो लोग बैठे हुए थे उसका नाम था कोहदामन। कोहदामन में उस वक्त धनिया नहीं उगता था, ना ही मिलता था। अफगानिस्तान में अगर धनिया मिलता था तो जलालाबाद से मिलता था। तो उस औरत ने आगे से कहा, ये मैं अभी अभी तुम्हारे लिए जलालाबाद से लेकर आया हूं, क्योंकि बोलने वाला अंदर से मर्द था। उस औरत के अंदर बोल रहा था कि मैं जलालाबाद से अभी अभी तेरे लिए मैंने मंगवाया है, तुझे दिखाने के लिए कि जो तूने निशानी मांगी है, क्योंकि कोहदामन में धनिया नहीं मिलता था। ये कहना था उस औरत के अंदर बोलने वाले जिन का कि तेरे लिए जलालाबाद से मंगवाया हुआ है। और साथ ही उसने चाय का कप नीचे रखा और इस तरह घूर के देखा पश्तून गुल और उम्मा जान को, निशानी चाहिए, मिल जाएगी, ये कहा। और उसके बाद वहां से वो खातून तेजी से मुड़ी और तेज तेज चलती हुई वहां से चली गई। उतनी देर तो खामोश रही पश्तून गुल जब तक वो उस दरवाजे से बाहर नहीं चली गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली तो एक ना खत्म होने वाला हंसी का कहका था या हंसी का दौरा था जो पश्तून गुल को पड़ चुका था। वो हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी और इतना शदीद हंस रही थी कि हंसते हंसते चेयर से नीचे गिर गई। उसकी इस कंडीशन को देख के उम्मा जान, जो काफी देर से खामोश बैठी हुई, अपनी हंसी पे कंट्रोल ना कर सकी, वो भी उसके साथ हंसना शुरू हो गई। क्योंकि जैसे ही उसकी हंसी शुरू हुई कुछ देर उम्मा जान देखती रही, लेकिन जब हंसी बढ़ती गई और सामने बैठा हुआ शख्स हंसी से लौट पौट हो जाए, बेइंतहा हंस रहा हो, तो सामने बैठा इंसान भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सो उम्मा जान की भी हंसी निकल गई और वो भी उसका हंसी में साथ देने लगी। यहां तक कि हंसते 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 दोनों का बुरा हाल हो गया। उम्मा जान इस बात पे नहीं हंस रही थी कि वो ड्रामा करके गई है या उसके अंदर कोई जिन नहीं था या कौर था। वो तो इस बात पे हंस पड़ी कि उसकी हंसी को देख के उसकी भी हंसी निकल गई, वो अपनी हंसी पे कंट्रोल ना कर सकी। जब दोनों कुछ बेहतर हुई, हंस हंस के उनके पेट में दर्द हो गया, जब नॉर्मल हुई, तो उम्मा जान ने कहा, ना किया करो। तो पश्तून गुल बोली, ना कभी मैं डरी हूं ना कभी मैं डरूंगी, क्योंकि मुझे इन चीजों पे कभी कोई यकीन नहीं आया। मजीद कुछ देर वो वहां पे बैठी रही, यहां तक कि रात का खाना खाया गया। रात का खाना खाने के बाद पश्तून गुल और उम्मा जान एक ही कमरे में सोने के लिए चली गई, क्योंकि एक बड़ा सा घर था और अमूमन औरतें अकेली डरती थीं। तो इसलिए उम्मा जान भी, क्योंकि घर में मर्द उस दिन कोई था नहीं, सारे बाहर गए हुए थे, सिर्फ उस घर में 3 लोग थे, पश्तून गुल, उम्मा जान और पश्तून गुल की वालदा। वालदा जो थी वो नीचे वाले पोर्शन में सो रही थी, पोर्शन तो नहीं, नीचे जो कमरे थे वहां पे सो रही थी, और पश्तून गुल और उम्मा जान ऊपर वाले रूम में सोने के लिए चली गई, क्योंकि वो खवातीन थी इसलिए उनको डर लगता था, इसलिए वो इकट्ठे एक कमरे में सोने के लिए चली गई। कुछ देर वो आपस में बातें करती रही इधर उधर की, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोला और कहा कि ठीक है, सोते हैं। दोनों ने अपने मुंह पे रजाइयां डाली और आंखें बंद की, सो गए। भूल चुके थे शाम को क्या वाकया हुआ था, किस तरह वो हंसी थी और किस तरह उस औरत की अंदर बोलता हुआ जो जिन था उसकी आवाज सुन के उनकी क्या हालत हुई थी। वो दोनों गहरी नींद सोने की कोशिश कर रही थी कि बस गहरी नींद आए और वो सो जाए। अभी उनको सोए हुए कुछ लम्हे ही गुजरे थे। पश्तून गुल को लगा जिस साइड पे वो लेटी है, क्योंकि उम्मा जान साथ वाले बिस्तर पे लेटी थी और जिस बिस्तर पे पश्तून गुल लेटी हुई थी, उसको लगा है कि उम्मा जान अपने बिस्तर से उठ के उसके बिस्तर में आ गई है।
थोड़ी सी वो नींद में थी लेकिन गहरी नींद में नहीं थी। तो नींद में ही वो बोली, क्या हुआ अम्मा जान? साथ ही उसने आंखें खोल दी। कमरे के अंदर लाइट ऑफ थी लेकिन उम्मा जान उसके साथ ही बिस्तर पे लेट चुकी थी। तो उसने दोबारा से आंखें खोलने के बाद कहा, उम्मा जान क्या हुआ? उम्मा जान ना सिर्फ लेट चुकी थी बल्कि अपने मुंह पे रजाई भी ले चुकी थी। वो इस बात पे हैरान थी, क्या डर गई है या क्या हुआ है जो बोल भी नहीं रही। अपने बिस्तर से उठ के आके मेरे बिस्तर में खामोशी से सो गई। उसने दोबारा आवाज दी, उम्मा जान। और जब तीसरी दफा भी कोई आवाज, कोई जवाब नहीं आया तो उसने रजाई हटा दी। रजाई हटाने के बाद वो जो साथ उम्मा जान लेटी थी उसको जब उसने देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी एक ख्वाहिश, एक अजीब से ख्याल आया, एक अजीब सी दिल की धड़कन तेज हुई। ये उम्मा जान को क्या हुआ? एकदम से तेजी से उसका हाथ लाइट की तरफ गया और उसने लाइट जला दी। जैसे ही लाइट जलाई अब उसके 14 तबक रोशन हो चुके थे। उसके बिस्तर पे वो जो साथ उम्मा जान लेटी हुई थी वो उम्मा जान नहीं थी, वो वही था जिसका उसने आज शाम को मजाक उड़ाया था। उसके साथ जो लेटा हुआ था वो पूरा एक वजूद था लेकिन ब्लैक ह्योले की शक्ल में, जिस तरह एक साया होता है, काला साया था जो उसके साथ लेटा हुआ था। रजाई उठाने के बावजूद भी, जिसका वजूद भी नहीं था, सिर्फ एक साया था। लाइट जलाने के बावजूद भी क्लियर नजर आ रहा था। इंसानी जिसामत का कोई साया उसके बिल्कुल पास लेटा हुआ है। ये ऐसा भयानक मंजर था कि पश्तून गुल ने जैसे ही उस साये को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल एक गोल फुटबॉल की तरह था और बहुत बड़ी बड़ी लाल कलर की उसके अंदर आंखें थीं और चेहरे के नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ बड़ी बड़ी लाल, ऐसे जैसे खून टपक रहा हो, आंखें थीं और बाकी सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक। तो उसकी चीख निकल गई और दूसरे बिस्तर पे जो अभी तक सो नहीं पाई थी, कुछ सोचों में गुम थी, या शायद वो अपनी शाम की उस बात को सोच रही थी कि आज अच्छा नहीं हुआ, हमने मजाक उड़ाया, क्योंकि उसकी जिंदगी में ना सिर्फ एक बारात वाला वाकया गुजर चुका था बल्कि और भी वाकयात गुजर चुके थे। तो वो इसलिए सोच रही थी कि यह गलत हुआ है। तो उस चीख को सुन के वो भी चौंक गई, क्योंकि जब लाइट ऑन हुई थी वो उसी लम्हे ही, जो उसने भी रजाई मुंह पे ली हुई थी, उसको लाइट का एहसास तो हो गया था और अभी वो इस चीज को सोचने ही जा रही थी कि मैं रजाई उतारूं और देखूं क्या हुआ है, क्योंकि इंसान है, वॉशरूम के लिए भी लाइट जला के जाता होता है। अभी वो सोच ही रही थी मैं देखूं क्या हुआ है, तो एक लम्हे में उसने वो चीख सुन ली, क्योंकि एक सेकंड लगा लाइट जलाने के बाद पश्तून गुल को उस लेटे हुए जिन को देखने में, और उसकी जब चीख निकली तो साथ ही उसने अपने उम्मा जान ने चेहरे से रजाई हटाई। जैसे ही उसने अपने चेहरे से रजाई उड़ाई तो उसकी आंखों ने देखा कि पश्तून गुल का रंग, चेहरे का रंग इतना लाल और खौफ से बुरी हालत हो चुकी है कि वो एक सेकंड के अंदर समझ गई कि कुछ देख के वो डर गई है। तो एकदम से उठ के बैठ गई और उसने पूछा, क्या हुआ पश्तून गुल? और उसी लम्हे जब वो उठ के बैठी तो उसके आंखों ने भी वो जो मंजर देखा वो ये था, पश्तून गुल के साथ बिस्तर पे जो लेटा था वो इंसान नहीं, एक ह्योला था, एक ब्लैक शैडो था, जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थीं और इंतहाई खौफनाक था। वो एक सेकंड में समझ गई कि ये इंसान नहीं, कोई जिन लेटा हुआ है। वो चीख जो पश्तून गुल की उस वक्त अचानक निकल गई थी, अब उसके अंदर बोलने की और बात करने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे लगता था जैसे उसका मुंह, उसका गला बंद हो चुका है, अब उसके मुंह से बात नहीं निकल सकेगी, आवाज नहीं निकल सकेगी। अभी इस मंजर को उमा गुल देख ही रही थी, उमा जान, कि अब कुछ और मंजर उन दोनों के लिए तैयार था, और वो ये था कि उस किला नुमा घर की जो खिड़कियां थीं, जिनके अंदर पहले दौर में लोहे के राड लगाए जाते थे, छोटे छोटे जुड़े हुए आपस में जो राड लगे हुए थे, उन खिड़कियों से कोई कूद कूद कर अंदर आना शुरू हो गया, और वो एक नहीं बेइंतहा थे, और वो सब के सब वैसे थे जो बिस्तर में लेटा हुआ था। और
आंखें जो मंजर देख रही थीं कि खिड़की से कूदे जा रहे थे और अंदर आते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे और अंदर आते जा रहे थे, यहां तक कि पूरे कमरे में जहां जहां उनकी निगाह जा रही थी वही हियोला जो लेटा हुआ था अब उसी तरह के बेइंतहा, उनसे भी ज्यादा खौफनाक सामने ऐसे फैले हुए थे। कोई खड़ा हो रहा था, कोई बैठ रहा था, कोई छत पे लिपटा हुआ था, कोई कहीं पे था। ढेरों ढेर अब इतने वो कमरों में जमा हो चुके थे कि आंख जिस तरफ भी देखती थी तो वही थे। बड़ी बड़ी लाल किस्म की खौफनाक आंखें, और उनकी बहुत सारे उनमें से वो कहती हैं, उमा जान कहती हैं कि आज भी मुझे याद है, बहुत सारे जो थे कद में इतने लंबे थे कि उनके कद छतों के साथ लग रहे थे, और उनमें से कुछ जो कूद के अंदर आए थे वो बिल्कुल छोटे छोटे बोने थे, बिल्कुल कुछ इतने थे जिस तरह इंसान का कद होता है, 5 फुट 8 इंच, 6 फुट, 6.5 फुट। लेकिन एक बात जो उनकी दिल की धड़कन को ना सिर्फ तेज कर रही थी बल्कि उनको हार्ट अटैक करने के लिए तैयार थी, वो ये थी, वो सब के सब बहुत ज्यादा भयानक थे। वो जो पास लेटा था शायद उन सब में से जो सामने आके खड़े हुए थे उनमें से शक्ल में वो बेहतर था, जिसको देख के पश्तून गुल ने चीख मारी थी, जिसको देख के वो इतना भयानक था कि वो दो पश्तून की जो चीख निकली थी उस ब्लैक जो साथ लेटा हुआ था कि ये इतना भयानक है, तो वो जब सामने आके खड़े हुए तो वो कई गुना ज्यादा भयानक थे। यानी अगर आप इस तरह कहिए कि उनमें से ये खूबसूरत था जो लेटा हुआ था, उनके चेहरे सिर्फ फुटबॉल की तरह नहीं थे, उनमें से थे तो वो बहुत सारे, एक वो कहती हैं जो ब्लैक ह्योले की तरह ही थे, लेकिन कुछ उनमें ऐसे थे, कलर सबका ही ब्लैक था, जिनके चेहरे इतने भयानक थे जैसे चूंचें निकली होती हैं, ऊपर से गोल होता है, उनके ऊपर चूंच बनी हुई थी, जैसे सींग टाइप होते हैं, और एक सींग नहीं था, भरा हुआ था पूरा सर सींगों से। और कुछ ऐसे थे जो ब्लैक होने के बावजूद ऐसे लग रहा था उनके चेहरों से खून टपक रहा है, और कुछ उनमें से जो छतों के साथ लगे हुए थे वो तो बकायदा एक वजूद सा लगता था, जैसे साया नहीं, एक वजूद सा है। लेकिन उनकी आंखें लाल नहीं थी, उनकी आंखें इतनी खौफनाक थीं कि वाइट कलर की थीं, लेकिन वो अजीबो गरीब सी आंखें थीं, वो ऐसी आंखें नहीं थीं, यूं सीधी आंखें थीं, इस तरह लगी हुई थी उनकी आंखें। और आंखें जब झपकते थे तो इंसान ऐसे आंख झपकता है, वो ऐसे साइडों से ऐसे आंखें झपक रहे थे, ऐसे आंखें थी उनके, यूं आंखें झपक रहे थे। और जो सबसे लास्ट में खिड़की से निकल के जो सामने आके खड़ा हुआ, शायद वो उन सब का सरदार था, लीडर था या कौन था, क्योंकि वो ना सिर्फ सबसे ज्यादा भयानक था बल्कि उसका वजूद उन सब में से सबसे ज्यादा हैवी था। वो जब कमरे में आया है तो बाकी जितने भी थे वो पीछे पीछे हट गए हैं, जैसे उसको वेलकम कर रहे हों, जैसे कोई अपने बॉस को अंदर आने पे वेलकम करता है, वो सारे दीवारों के साथ लग गए। और वो जब सामने आके खड़ा हुआ है तो उसका जिस्म ऐसे था जैसे पूरे कमरे में नहीं समा पाया, इतना बड़ा उसका जिस्म, और उसकी जबान ऐसे बाहर लटक रही थी। उसको देख के लगता था कि ये ह्योला नहीं है, ये कोई इंसानी जिस्म है, लेकिन वो इतना काला स्याह है, इससे पहले इतना काला स्याह उन्होंने इंसानी जिस्म नहीं देखा था। बिल्कुल जिस तरह ब्लैक कलर का इंसान हो उसी तरह का वो जिस्म तो था, लेकिन किसी भी इंसान का वजूद इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो कमरे तक फैल जाए। उसकी आंखें भी इंसान की तरह थीं लेकिन बहुत बड़ी, लेकिन उसकी जो जबान थी वो उसके पेट तक बाहर निकल के लटक रही थी। उसके जो कान थे बहुत बड़े बड़े, चूंच वाले, बहुत बड़े बड़े उसके कान थे, चूंच सी बनी हुई थी, और बहुत बड़े बड़े, जिस तरह हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं ऐसे लंबे से उसके कान थे। जबान उसकी बाहर निकली हुई थी। वो इतना भयानक था कि वो दोनों कोशिश के बावजूद, चीख तो दूर की बात है, उनको सांस रुकता हुआ भी महसूस हो रहा था कि जैसे वो सांस भी नहीं ले पा रही। वो जो पहले आके खड़े हुए थे और वो जो लेटा था अभी तक लेटा हुआ था, और बाकी सारे जो सामने खड़े थे उस सरदार के आने के बाद दीवार के साथ लग गए थे। उन्होंने ऐसा तिलिस्म किया था, ऐसा जादू, ऐसा सहर सा किया था कि उनकी चीख क्या, वो अब सांस भी नहीं ले पा रही थी, उनको सांस भी घुटता हुआ महसूस हो रहा था।
और जब वो बड़ा सरदार सामने आके खड़ा हुआ तो अम्मा जान कहती हैं मुझे आज भी वो मंजर याद है। वो जो पीछे खड़े हुए थे, पहले खड़े रहे कुछ देर और सरदार का एहतराम में, रिस्पेक्ट में पीछे खड़े रहे, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे वो उनको बकायदा तौर पे जो अपने आप दिखाने के लिए आए थे, कोई म्यूजिक बजा रहा था, कोई कुछ आवाज पैदा कर रहा था, कोई शरारत कर रहा था, वो पूरे कमरे के अंदर इस तरह इन्वॉल्व हो गए कि जैसे वो आज बता के जाएंगे कि हाँ तुम हंसती हो हमारे ऊपर, आज हम तुम्हें सबक सिखा के जाएंगे। कोई टेबल पे था तो वो टेबल को बजा रहा था, उसकी आवाज ठास डस 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 गुस्से में टेबल को मार रहा था। कोई दीवार के साथ खड़ा था तो दीवार पे जोर जोर से इस तरह के हाथ या चीजें मार रहा था कि दीवार के अंदर से आवाज पैदा हो रही थी। जो छत के साथ था तो अपने दोनों हाथ या जो भी उसका जिस्म था छत को टच कर रहा था। वो इस तरह कर रहे थे जैसे गुस्से का इजहार कर रहे हो कि आज हम तुम्हें बताने आए हैं कि किस तरह तुम हम पे हंसती हो और किस तरह तुम्हें हम पे यकीन नहीं है। जो दोनों हिल नहीं पा रही थी, अब अगला उनका स्टेप क्या हुआ कि उम्मे जान कहती हैं मुझे बताते हुए भी डर रही थी कि बाकायदा उन्होंने हमारे पांव को छेड़ना शुरू कर दिया। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी दोनों के अंदर कि हम पांव हटा सकते हो, हमारे पांव को छेड़ रहे थे। कोई हमारी रजाई खींच रहा था, कोई हमारी गर्दन के पीछे आके हमारे बालों को पकड़ के खींच रहा था। अब वो जितने भी थे, कहती हैं आज भी मुझे याद है और वो खौफ में आ गई मुझे बताते हुए कि वो जितने भी थे अब इस तरह शरारतें कर रहे थे। कोई हमारे बाल खींच रहा था, कोई हमारा बाजू पकड़ के इस तरह फेंक देता, कोई हमारी टांगों पाँव को इस तरह हाथ टच कर रहा था, कोई रजाई को खींच रहा था। मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा कर रहे थे, लेकिन शदीद खौफ में हमें मुब्तला जो पहले ही कर चुके थे अब हमें छेड़ भी रहे थे। लेकिन एक बात क्लियर हो गई थी कि वो हमें शायद मारने नहीं आए थे, वो डराने आए थे। काफ़ी देर जब उन्होंने हमें तंग कर लिया और हम लगा कि आज हम मर जाएंगे, हमारे ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ये मखलूक हमें मार देगी, तो उसके बाद हमने देखा क्योंकि रोना सा आ गया, आंखों से आंसू से निकल आए कि शायद ज़िंदगी के आखिरी लम्हे ही हमें मार देंगे। क्योंकि जिस तरह हमारे बाल खींच रहे थे, जिस तरह वो असल में शरारतें कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि शायद हमें मारने लगे हैं, जान से मारने लगे हैं। क्योंकि कोई गर्दन पकड़ लेता था, कोई बालों को खींच लेता था, कोई पाँव को खींच रहा था। और जब गर्दन तक उनके हाथ आ गए तो इनको लगा, जो बिल्कुल ही बेहिस होकर बैठी थी, ताकत नहीं थी जो उनके अंदर, दोनों खवातीन के अंदर, उनको लगा कि आज ज़िंदगी का आखिरी लम्हे चल रहे हैं। लेकिन उनकी आंखों ने यह देखा कि वो जो सबका सरदार था खड़ा था एकदम से इतनी बड़ी जिसामत वाला, दोबारा से उसी लोहे की खिड़की की तरफ गया और बाहर निकल गया। उसका जाना था कि वो सारे जो शरारतें करने में लगे हुए थे रुक गए और एकदम से बजाय 1 बाय 1 निकलते, जो आए 1 बाय 1 एक एक करके अंदर थे, वो एकदम से सारे इकट्ठे हुए और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गए। वो दोनों खवातीन कहती हैं हम बगैर एक दूसरे से बात किए सारी जो रात का पहर बचा था वो वहीं अपने बिस्तरों पे हमने जाग के खुली आंखों के साथ गुजार दिया। एक सेकंड के लिए भी हमारी आंखें नींद नहीं आ सकी, इतनी बुत बनी और डरी हुई हम बैठी रही कि रात सारी हमने जागते हुए गुजार दी। एक ऊंघ भी नहीं आई है कि ऐसे एक सेकंड के लिए ऐसे नींद का झटका लगा हो। और जब बाहर रोशनी नजर आई तो उसके बाद हमारी जान में जान निकल आई और हमने एक दूसरे को खौफजदा आंखों से देखा, जैसे एक दूसरे को कह रही हो कि हम, हाँ, दोनों की एक दूसरे की आंखें एक दूसरे को कह रही थी यस हम बच गए हैं, यस यस जो तुम मुझसे पूछ रही हो मेरे भी यही हाल है, हम बच गए हैं, वो हमें छोड़ गए हैं जिंदा। और उसके बाद वो दोनों ने एक हिम्मत आने के बाद जो पहला काम किया वो कहती हैं हमने चीखें मारनी शुरू कर दी। हमारी चीखों की आवाज़ जब नीचे तक भी गई, वो इतनी ऊंची ऊंची चीखें थी कि वो नीचे सोई हुई पश्तून गुल की जो वालदा थी वो भी ऊपर आ गई और वो समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। यहां तक कि चीखें मारते मारती दोनों खवातीन बेहोश हो गईं। जब वो होश में आई तो उन दोनों को पता लगा कि वो शदीद बुखार में मुब्तला हो चुकी हैं। बाकायदा तौर पे फिर उनका इलाज होता रहा। दोनों को एक हफ्ता लगा, तकरीबन एक हफ्ता। वो कहती हैं मुझे तो, वो कहती हैं तकरीबन 4 दिन के बाद आराम आ गया था, लेकिन जो पश्तून गुल थी उसको 1 हफ्ता लगा ठीक होने में। कहती हैं जब मैं होश में आ गई, उम्मा जान कहती है तो फिर मैंने मुसलसल पढ़ना शुरू कर दिया, तो मेरा 3-4 दिन बाद बुखार उतर गया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसके दिमागी असर हुआ था वो पश्तून जान थी, पश्तून गुल थी, जिस पे बहुत ज़्यादा असर हुआ था और वो 1 हफ्ता तक नॉर्मल नहीं हो सकी। 1 हफ्ते बाद उसका बुखार उतरा, दम दरूद हुआ, पीरों फ़कीरों से जो जो इलाज उनके वालिदैन करा सकते थे वो उनका इलाज हुआ, तब जाके वो नॉर्मल हुई। फैमिली को इतना ज़रूर पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है।
उसके बाद उम्मा जान कहती हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी भी जिन्नात का नाम लेते हुए पश्तून गुल को हंसते हुए नहीं देखा था। जब भी जिन का नाम आता था तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता था और वो एकदम इतना खौफजदा हो जाती थी, जैसे कह रही हो इस टापे को बंद करो नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि उम्मा जान के साथ ये एक ऐसा एक्सपीरियंस कुछ बहुत ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए वो तो जल्दी ठीक हो गई, रिकवर कर गई। उसको बहुत लगा मेंटली तौर पे, बुखार तो 1 हफ्ते में उसका उतर गया, लेकिन मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है, इंसान है, आखिर उसको सरवाइव करना ही पड़ता है। उन्होंने कहा आप अगर मुझे कहेंगे मेरी और भी इस तरह ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगी। मैंने कहा ज़रूर, मैं इस कहानी को अपने ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करता हूँ, जो एक सच्ची कहानी है जो आपने सुनाई है। और आज भी वो जो शुहदाए सालिहीन कब्रिस्तान वहाँ पे मौजूद है, जो जिस जगह पे पहले वो बनाने लगे थे, क्योंकि वो कहते हैं उस जगह पे बहुत सारी कब्रिस्तान की भी मुझे वाक़यात सुनाने लगे हैं। मैंने कहा ये नेक्स्ट सुनाइएगा, अभी इतना स्टोरी में मैं सुनाता हूँ, लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह आपका वाक़या अगला भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। वहाँ पे जगह जगह पे पहले कब्रिस्तान फैला हुआ था और उनकी ख्वाहिश थी इसको एक जगह पे कब्रिस्तान बना के तमाम कब्रों को नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लोग दफनाएं, लेकिन वहाँ पे उनके भाई ने मकान बना लिया था, लेकिन जगह जो वक्फ थी वो कहीं और उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जो ऑफ कैमरा स्टोरी का डे है, जिसको थर्सडे बोलते हैं, जुमेरात वाले दिन भी इंशाल्लाह आप अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी सुन सकेंगे। लेकिन अगला, आज मंगल है, आज जो मैंने आपके सवाल प्रोग्राम नहीं किया, इंशाल्लाह अगले मंगल को आप आपके सवाल प्रोग्राम देख सकेंगे। एक हफ्ते आपके सवाल होगा और एक हफ्ते में यानी एक हफ्ता मैं आपको आपके सवाल प्रोग्राम दिखाया करूंगा और एक हफ्ते में ऑफ कैमरा स्टोरी सुनाया करूंगा। सो अगले हफ्ते आपके सवाल शामिल होगा। जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं मुझे भेज दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही उस प्रोग्राम में आपका जवाब दूंगा। सो अगली कहानी तक के मज़हर मलिक दीजिए इजाज़त। ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप लोगों को अपना हमेशा ना सिर्फ ढेर सारी खुशियाँ दे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत खात हो। आमीन सुमा आमीन। खुदा हाफिज़।